नमस्ते, सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे जी 4 से 6 अप्रैल 2022 तक सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। इस यात्रा के दौरान वे सिंगापुर सेना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। साथ ही भारत और सिंगापुर रक्षा संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एमएम नरवणे जी सिंगापुर में COAS इन्फेंट्री कंट्री टैक्टिकल सिमुलेशन एंड वार गेम सेंटर, रीजनल SDR कोऑर्डिनेशन सेंटर, इन्फो फ्यूजन सेंटर और चांगी नेवल बेस का भी दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के इकोसिस्टम को जीवित रखने के लिए पाकिस्तानी एजेंसियां और आतंकवादी समूह सोशल मीडिया का इस्तेमाल जमकर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी एजेंसियां भारत के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और सेना सोशल मीडिया की निगरानी भी कर रही है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि हिंद प्रशांत के साथ भारत का जुड़ाव कई सदियों पुराना है और देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में एक मुक्त, संतुलित, नियम आधारित और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। इसके अलावा क्षेत्र में चीन की आक्रामकता के खिलाफ इशारा करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि हिंद प्रशांत शब्द भू राजनीतिक शब्दावली यानी कि जियोपॉलिटिक्स में हाल ही में जुड़ गया है, लेकिन इस क्षेत्र में भारत का जुड़ाव पुराना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में काफी संसाधन है और यही वजह है कि भारत कई अन्य विश्व की शक्तियां यहाँ पर युद्ध अभ्यास करती हैं। यानी कोविंद जी ने आगे बताया कि हाल के वर्षों में भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्तंभों में से एक पड़ोसी पहले की नीति रही है, जिसमें संपर्क, व्यापार व निवेश बढ़ाने और एक सुरक्षित तथा स्थिर पड़ोस का निर्माण करना है। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी अगले थल सेना प्रमुख हो सकते हैं। वर्तमान में थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी इस महीने रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद ही लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी थल सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। बता दें कि जनरल नरवणे जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS का पद दिया जा सकता है और इस दौर में वो सबसे आगे चल रहे हैं। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के लिए भारत ने फिर से मदद का हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कहा कि भारत सरकार इस साल जनवरी से अब तक श्रीलंका को $250 करोड़ यानी करीबन 19,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेज चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका की मदद के लिए मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है और कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया भी था कि भारत ने करीबन 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक खेप भी श्रीलंका पहुंचाई है। गोपाल बागले जी ने बताया कि जो 4 खेपें भेजी गई हैं वो कुल मिलाकर 1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा जेट फ्यूल, डीजल और पेट्रोल श्रीलंका पहुंचाया गया है। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका को 1 अरब की क्रेडिट लाइन यानी कि ऋण सहायता देने पर भी सहमति जताई है। इससे श्रीलंका को अनिवार्य वस्तुओं की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत दुनिया में सबसे बड़ा चावल का निर्यातक भी है। ऐसे में भारत से चावल की खेप श्रीलंका पहुंचाने के बाद वहां चावलों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, जो बीते 1 साल में 2 गुना हो चुकी है। इसके अलावा आर्थिक संकट दूर करने के लिए श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से भी बातचीत कर रहा है। श्रीलंका फिलहाल इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में ईंधन, रसोई गैस, इसके लिए तो लंबी कतारें लगी हुई हैं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, बिजली की कमी हो रही है, कटौती हो रही है लगातार और श्रीलंका में अशांति फैल रही है और ये वजह कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है जगह जगह पर। उम्मीद करते हैं कि भारत की पहल और भारत की मदद श्रीलंका में फिर से व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। दोस्तों 1971 में पाकिस्तान की हार एक ऐसा मुद्दा है जिसका जिक्र आते ही पाकिस्तानियों के दिल पर सांप लौटने लगता है। इस युद्ध में भारतीय सेना के सर्वोच्च अधिकारी सैम मैनेक्शॉ ने जलवा दिखाया था और आज उनका जन्मदिन है और फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ ने भारत पाकिस्तान के युद्ध में दुश्मन को करारी हार देकर हमेशा के लिए दर्द दे दिया और पाकिस्तान की मीडिया हमेशा ये बात कहती है कि इस युद्ध में पाकिस्तान की हार की सबसे बड़ी वजह जनरल मैनेक्शॉ ही थे। दोस्तों मैनेक्शॉ जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए आज के दौर में हम लोगों को भी और युवाओं को भी। कहा जाता है कि मैनेक्शॉ जी का जज्बा और इच्छा शक्ति ऐसी थी कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मैनेक्शॉ को युद्ध की तैयारियों के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। बस फिर इसके बाद युद्ध हुआ और भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। दोस्तों कुछ रिपोर्टें ये भी आती हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैम जी के शरीर पर 7 गोलियां लगी थी और सबने उनकी बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वे जिंदगी से जंग जीते और बाद में देश को कई युद्धों में जीत दिलाई। उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। दोस्तों यहाँ तक डिफेंस अपडेट्स आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी हाल ही के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खमरिया ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खमरिया ने भारतीय वायुसेना को दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए 500 किलो का जीपी बम सौंपा है। इस बम के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। 500 किलोग्राम के जीपी बम की पहली खेप रवाना भी कर दी गई है। दोस्तों, इस बेहद खतरनाक जीपी बम में 21,000 स्टील के गोले मौजूद है, जो किसी भी दुश्मन के छक्के छुड़वाने के लिए काफी है। इस बम की खासियत की अगर बात करते हैं तो इसने वायुसेना की मारक क्षमता को काफी बढ़ा भी दिया है। और जानकारी के मुताबिक इस बम की लंबाई 1.9 मीटर है और वजन है 500 किलोग्राम का। इस बम को जागवार और सुखोई Su-30 MKI से लॉन्च किया जा सकता है। बम का निर्माण जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के F6 खंड में किया गया है और 500 किलोग्राम का एयर ड्रॉप बम ब्रिज, बंकर, रनवे और ट्रैक, इसके अलावा दुश्मन के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आसानी से खत्म कर सकता है। ये वायुसेना के लिए एक उन्नत बम है जो कई तरीके की नई तकनीकों से लैस है। बता दें कि हमले वाले स्तर पर 100 मीटर के दायरे में कोई भी दुश्मन या हथियार इस बम के सामने नहीं टिक पाएगा। ये जीपी बम नई तकनीक से, जैसे मैंने बताया, लैस है और एक बम में 15 mm के स्टील के 21,000 गोले होंगे। विस्फोट के बाद हर गोला 50 से 100 मीटर तक टकराएगा। एक गोला 12 mm स्टील प्लेट में प्रवेश कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना घातक है ये और भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर बम है। अगली खबर यूक्रेन को लेकर आ रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग तो जारी ही है, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में दोस्तों कई बातें सामने भी आ रही है। कहा जा रहा है कि रूसी लड़ाके यूक्रेन पर विमानों से बम बरसा रहे हैं और इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है। कहा जा रहा है कि रूसी सैनिकों को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने बेहद खतरनाक तरीका अपनाया। नागरिकों ने रूसी सैनिकों को केक में जहर देकर बदला लिया है। द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि यूक्रेनियन ने रूसी सैनिकों को केक और शराब में जहर देकर मार डाला है। नतीजन 2 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 28 डॉक्टरों की रेखदेख में यह भी दावा किया गया है कि 500 सैनिक जहरीली शराब पीने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं होने तक नेशनल असेंबली में धरना देने का फैसला किया। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ओर से इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के बाद पाकिस्तान की पीपल लिबरेशन पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने नेशनल असेंबली में असंवैधानिक कदम का विरोध करने का फैसला किया और जब तक उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जाते तब तक वो फ्लोर से बाहर नहीं निकलेंगे। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके कहा कि सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव का मतदान की अनुमति न देकर संविधान का उल्लंघन किया है और अब हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम सभी संस्थानों से पाकिस्तान के संविधान की रक्षा करने, उसे बनाए रखने, बचाव करने और उसे लागू करने का आह्वान करते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने ये प्रस्ताव ये कहते हुए साइड कर दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 5 के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज पाकिस्तान में जो हुआ सबने देखा। राष्ट्रपति और अध्यक्ष आसानी से देख सकते हैं कि विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान के खिलाफ बहुमत था। उन्होंने डिप्टी स्पीकर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने आखिरी वक्त में असंवैधानिक काम किया और पाकिस्तान का संविधान तोड़ा है। बता दें कि विपक्ष के पास बहुमत होने पर भी सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। और अब दोस्तों ये तय किया गया है कि अगले 90 दिनों में चुनाव हो सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान में इमरान खान फिलहाल तो बच गए हैं, लेकिन विपक्ष उनके खिलाफ एक मत हो गया है और धरना और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का फैसला कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में ये सिनेरियो कैसे बदलता है, क्या कुछ होने वाला है यहाँ हलचल। ऐसे में दोस्तों तरीका सही है कि इस वक्त हमें पीओके पर अपना ध्यान डाल देना चाहिए। लोहा गर्म है और हथौड़ा मार देना चाहिए। ये उलझे रहेंगे, इससे बढ़िया है कि अपना काम कर लो। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के टॉप कमेंट्स हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।